सुधा जी को देखते ही बेटा बहुआग बबूला होते हुए बोला, कहाँ गायब थी रात भर? मैंने अपनी सहेलियों को खाने पर बुलाया था और तुम ऐसे अचानक से गायब हो गई। इतने सारे लोग का खाना बनाना पड़े इसलिए काम चोरी करके गायब हो गई थी। मुझे सब समझ में आता है। बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। अगर अब कभी आइंदा से बिना बताए घर से गायब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें और तुम्हारे समाज को घर से बाहर निकाल फेंक दूंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? रसोई में कल के ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, उनको साफ करो और खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनाओ। अपने शॉपिंग बैग को टेबल पर पटक कर सोफे पर बैठती हुई कोमल ने अपनी सास को आवाज़ देते हुए कहा, अरे बुढ़िया कहाँ मर गई? मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। बाहर इतनी गर्मी थी, मुझे मार्केट में घूम घूम कर मेरी हालत ख़राब हो गई है। कोमल सोफे पर आंखें बंद करके 5 मिनट तक बैठी रही। जब उसकी सास पानी पर लेकर नहीं आई तब वह अपनी आंखें खोलकर चिल्लाते हुए बोली, समझ में नहीं आता है, मैंने तुमसे पानी मांगा है, अभी तक पानी नहीं लाई। कमरे से निकलती हुई सुधा जी बहू से कहती है, बहू मैं अभी अपने बालों में कंघी कर रही हूँ, कंघी करने के बाद पानी देती हूँ, या तुम रसोई में जाकर खुद ही पानी ले लो। बुढ़िया मैं तुम्हारी जुल्फों से परेशान आ गई हूँ। पूरे घर में तुम्हारी जुल्फें लहराती हुई इधर उधर पड़ी होती है। अपने बालों का जूरा बनाकर रखा करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कमरे में खड़े होकर कंघी मत किया करो, और कंघी करनी है या तो ऊपर छत पर जाया करो या फिर वाले एरिया में जाकर कंघी किया करो। मुझे घर के अंदर तुम्हारे एक भी बाल पसंद नहीं है। खाने के समय तुम्हारे सफ़ेद बाल अगर डाइनिंग टेबल पर दिख जाते हैं तो मुझे उल्टी आती है, फिर खाना खाने का भी मन नहीं करता। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता है, कितना भी समझा लो गांव की गंवार ही रहोगी। कंघी बाद में करना, पहले मुझे पानी देकर जाओ, मैं बहुत थक कर आई हूँ। अपनी सास को रोब दिखाती हुई कोमल ऑर्डर देती है। सुधा जी जल्दी से अपने बालों का जूरा बनाती है और पानी के लिए लेने के लिए चल पड़ती है। पीछे से कोमल चिल्लाती हुई कहती है, बुढ़िया पहले अपने हाथों को अच्छे से धुल लेना, अपने गंदे हाथों से ही मेरे लिए पानी का गिलास पकड़ कर मत लाना। उसने जल्दी जल्दी हाथ धोकर बहू के लिए ठंडा पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद कोमल कहती है, मैं मार्केट में शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ। न न तो मुझसे खाना बनाते बनेगा और ना ही रसोई का कोई काम। आज शाम को मैंने अपने ऑफिस के सभी लोगों को खाने पर बुलाया है, उन्हीं सब के लिए गिफ्ट लेने गई थी। आधे घंटे की नींद लेने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि खाने में क्या क्या बनेगा। मैंने इस पर्ची में कुछ सामान मंगाने के लिए लिखा है, जल्दी से तैयार होकर पास की दुकान से यह सामान ले आ। बहुत सामान में लाऊंगी तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा देना होगा। मैं अपनी आँख में डालने वाली दवाई भी ले आऊँगी, बहुत दिनों से ख़त्म हो गई है। हाथ में पैसे नहीं थे इसीलिए ला नहीं पाई। 2 दिन से आँखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुमसे कहने का सोच रही थी लेकिन भूल जाती थी। आज जब सामान लेने आ जाऊंगी तो अपनी दवाई भी ले जाऊंगी। माँ जी मुझे तुम्हारी यह आदत मुझे पसंद नहीं। घर का कुछ मंगाने के लिए तुम्हें पर्चा दो तो अपनी चीज़ें बताने लगती हो। तुम्हारी फरमाइश कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तुम्हें पता है तुम्हारी दवाई पूरे 300 की आती है। तुम्हें महीने में 2 शीशी चाहिए। आँख में दवाई एक दिन छोड़कर डाला करो, अगर कम डालोगी तो आँखें खराब या फूट नहीं जाएगी। थोड़ा बहुत बुढ़ापे पर आँखों में दर्द बना रहता है, सहना सीख लो। कमाने के लिए पैसा नहीं और खर्च करने के लिए चली आती हो। मेरे सर पर अभी मैं कोई पैसे नहीं दे रही, वैसे भी शॉपिंग में मैं पूरे 10,000 खर्च करके आई हूँ और अब तुम्हें चाहिए, मेरे पास नहीं है पैसे। वैसे इतना कर कोमल अपने शॉपिंग बैग उठाकर अंदर कमरे में चली गई और थोड़े से पैसे और सामान का पर्चा डाइनिंग टेबल पर रख दी। अपनी बहू की कड़वी बातें सुनकर सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या सोचकर मैं अपने बेटे के पास शहर आई थी और क्या देखने को मिल रहा है। बहू बेटे ने मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसा दिया है, अपने बच्चों की आया बना दिया। कुछ बेटे दोनों ये नौकर करते हैं, मैं घर पर रहकर पूरा घर संभालती हूँ। बहू बेटे के बच्चे को देखती हूँ, रसोई संभालती हूँ। इतने काम तुम्हें अपने समय पर भी नहीं किया जाता है। बहू बेटे गराज में करने पड़ते हैं। चलो काम करने में कितनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन बुढ़ापे पर शरीर भी साथ नहीं देता है। कभी कमर दर्द होती तो कभी घुटनों में दर्द होता है। जब बेटे बहू इतना काम करते हैं तो उनका भी फर्ज बनता था
कि मेरी छोटी मोटी तकलीफ़ों का ध्यान रखे, लेकिन नहीं, काम करने के लिए तो बहू बेटे कहते हैं 8-8 लोगों को घर में खाने के लिए बुला लेते हैं और उनका खाना बनाने के लिए ऐसे ऑर्डर दे देते हैं जैसे मैं हमेशा से कोई होटल में काम करती आई हूँ। मुझसे एक बार भी नहीं पूछते कि आप इतने सारे लोगों का खाना बना पाओगी या नहीं। मेरी हिम्मत मारी गई कि अपना अच्छा खासा गांव का घर छोड़कर बहू बेटे के पास आ गई। लेकिन क्या करती, गांव में बीच मझधार में मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। बहू बेटे के अलावा पूरे परिवार में कोई भी नहीं था। पति के जाने के बाद 5 साल तक बहू बेटे ने मुझे अपने पास आने के लिए एक बार भी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही बहू के बच्चा होने वाला था तो बहू बेटे मुझे अपने पास यह कहकर बुला लिया कि माँ, आप दीदी बनने वाली है, दादी बनने वाली है। कोमल को आपकी ज़रूरत है। आप गांव में अकेली रहती हो, आपको भी हमारी ज़रूरत है। हमारे पास ही आ जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आने के बाद ही कोमल ने घर की सारी जिम्मेदारी सुधा जी को सौंप दी। वह पूरे 7 महीने तक आराम से अपने ऑफिस गई। 7 महीने के बाद उसने घर के काम बिल्कुल ही करने छोड़ दिए। पहले वो अपने टिफ़िन वगैरह भी पैक कर लिया करती थी, थोड़ा बहुत बाहर का काम भी देख लेती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं करती। कुछ महीने बाद कोमल को जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। होने के बाद सुधा जी के पास जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। बेचारी पूरा दिन रसोई संभालती, जाने आने जाने वाली लोगों को देखती और रात रात भर जगकर पोता पोती को देखना पड़ता, क्योंकि कोमल यह कहकर रात में बच्चों को सुधा जी को पकड़ा देती थी कि यह रो रहा है, आप ही संभाल दो, मुझसे नहीं संभाला जाता। इनको ऊपर का दूध पिलाकर और कपड़े चेंज करके सुला देना। मुझे बहुत नींद आ रही है। इतने सारे कामों के बीच सुधा जी चक्रगिरनी की तरह अपने बेटे बहू के पास घूम रही थी। पूरे 6 महीने बाद सुधा जी की हालत यह हो गई कि जब वह गांव से आई थी तो अच्छी खासी हड्डी थी, घुटनों का, कमर में दर्द की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन शहर में इतने सारे काम करने से, खड़े खड़े रसोई में खाना बनाने से उनके कमर में और घुटनों में दर्द होने लगा। उनका वजन भी घट गया, चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने लगी, बाल एकदम से सफ़ेद हो गए। बेटे बहू के पास साल भर में ही उनका बुढ़ापा झलकने लगा। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच सुधा जी अपने खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही थी, जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी। एक दिन वह काम करते करते चक्कर खाकर गिर गई। सुधा जी का बेटा विकास उनको हॉस्पिटल ले गया था। दिखाने के बाद घर लेकर गया या कुछ दवाइयाँ देते हुए अपनी माँ से कहा, अपना ध्यान रखा करो और घर में थोड़ा ठीक से चला करो। खुदा रास्ता, अगर तुम्हारे हाथ पैर टूट गए तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि तुम्हारी सेवा कर पाए। हम तुम्हारी तरफ फ्री नहीं है जो किसी दूसरे का ख्याल रख सके। इधर तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। अपने बेटे की इतनी कड़वी बातें और अपने लिए दूसरा सुनकर सुधा जी की आंखें आंसुओं से सारा ओवर हो गई। अब उनसे अपने बेटे और बहू की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्हें सब समझ में आ रहा था कि बेटा बहू सब स्वार्थी से ही जुड़े हुए हैं, सिर्फ अपने काम बनाते रहते हैं, मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। दोनों अपनी जॉब करने में लगे रहते हैं। आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो अपने पास ले आए, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने साफ साफ मेरी सेवा करने से इनकार कर दिया। अरे अगर बुढ़ापे पर बेटे बहू सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं भी तो पूरे 1 साल से बहू और नाती पोती की सेवा करने में लगी हूँ। खाना बनाती हूँ, टिफ़िन लगाती हूँ, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ। अपने बेटे बहू के स्वार्थ और बेरुखी को देखते हुए सुधा जी ने सोच लिया था कि अब वह अपने गाँव वापस चली जाएगी। बहू बेटे के पास बहुत रह लिया, अब दोनों बच्चे भी बड़े हो गए हैं, मुझे इधर नहीं रहना। वह अपने बेटे से गांव जाने की बात करती है तो बेटा कहता है, गांव में जाकर क्या करेगी? गांव का घर मैंने बेच दिया है। क्या बेटा, तुमने गांव का घर बेच दिया? अपने बेटे की बात सुनकर सुधा जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुमने गांव का घर कब बेचा और मुझे बताया क्यों नहीं? अरे गांव का घर बेचने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। सुधा जी के गांव का घर बिक जाने की वजह से आंसू बहे जा रहे थे। आखिर बहे भी क्यों नहीं, पूरी जिंदगी अपने उसी समय रही, उसी घर में ब्याह कर आई थी। उस घर में उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। जिस घर से सुधा की इतनी यादें जुड़ी थी, उसी घर को बेटे ने बिना बताए ही बेच दिया।
घर बेचने की बात सुनकर कितने हफ्तों तक सुधा जी को नींद नहीं आई। उनको ऐसा लगा कि अब वह बहू बेटे के घर में कैद हो गई है, न तो कहीं जा सकती न आ सकती है। गांव का घर भी बेच दिया, अब उन्हें पूरी जिंदगी अपने बहू बेटे के पास ही काटना पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। लेकिन सुधा जी भी क्या करती, आखिरकार उन्होंने ऐसी अपनी किस्मत मारकर समझौता कर लिया और बहू बेटे के पास रहने लगी। पहले की तरह ही घर की जिम्मेदारी को संभाल रही थी। बहू बेटे किसी को अपनी माँ की नहीं पड़ी है। छोटी छोटी चीज़ों की भी बहू बेटा सुधा जी का ख्याल नहीं रखते हैं। सुधा जी को बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना कुछ करती हूँ, लेकिन बहू बेटे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे तरसा देता है। डाइनिंग टेबल पर बैठी बैठी सुधा जी अपनी बहू बेटे की बातों को सोचकर दुखी हो रही थी। थोड़ी देर में कोमल नींद से जागती है तो देखती है कि उसकी सास अभी तक डाइनिंग टेबल पर ही बैठी है। पैसे और पर्चा का डाइनिंग टेबल पर पड़ा है, अभी तक कोई सामान लेकर नहीं आई। हड़बड़ाई हुई कोमल कहती है, क्या माँ जी अभी तक इधर ही बैठी हो? मेरी सहेलियाँ के आने का समय हो रहा है, 3 घंटे बाद वह सब आ जाएगी, तुम अभी तक इधर ही बैठी हो? जल्दी से जाओ, सामान लेकर आओ। सुधा जी पैसे और सामान की पर्ची लेकर घर से बाहर निकल गई। सुधा जी को घर से गए हुए पूरे दिन 3 घंटे हो गए। उनका बेटा विकास भी अपने ऑफिस से आ गया। छाया अंदर बाहर अपनी सास का इंतजार करते हुए चक्कर काट रही थी और विकास से रोते हुए कह रही थी, देख रहे हो, अपनी माँ को जरा सा सामान लेने भेजा था, पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तक नहीं आई है। मेरी सारी सहेलियों के आने का समय हो रहा है, ना तो उनके लिए खाना बनाया और ना ही अभी तक आई है। आज आने दो, उनको अच्छे से खबर लूँगी। खाना न बनाना पड़े इसलिए कहीं जाकर बैठ गई है। आज तुम्हारी माँ की खैर नहीं, अच्छे से उनकी खबर लूँगी। विकास भी गुस्से से तमतमाते हुए अपनी माँ को फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा जी अपने बेटे का फ़ोन नहीं उठाती है। बहू बेटे दोनों ही गुस्से में तमतमाते हुए, सच में कोमल तुम सही कह रही हो, आज तो माँ ने हद कर दी है, आने दो आज माँ को, मैं भी अच्छे से उनको समझाऊंगी। कोमल घबराती हुई विकास से कहती है, विकास तुम्हारी माँ तो अभी तक नहीं आई है, अब बताओ मेरी सहेलियों के आने में सिर्फ आधा घंटा गया है, इतनी जल्दी मैं इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। तुम कुछ इंतजाम करो, किसी अच्छे से होटल से खाना पैक करके ले आओ, साथ ही सैक भी करा लेना। आग बबूला होता हुआ विकास जल्दी से अपनी गाड़ी निकालकर होटल से खाना पैक कराने के लिए चल गया। कोमल की सारी सहेलियां घर पर ही आ गई। उनकी सारी पार्टी भी हो गई और सारी सहेलियां वापस से चली भी गई, लेकिन सुधा जी का कोई अता पता नहीं। रात के 10 बज गए, लेकिन बेटे बहू ने एक बार भी अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। आखिर वह गई तो गई कहाँ? आराम से बाहर वाले दरवाजे का ताला लगाकर बहू बेटे दोनों सो गए। पूरे दिन भर शॉपिंग करने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने की वजह से कोमल पूरी तरह से थक गई और रात में अपने छोटे बेटे को नहीं संभालने जा रहे थे तो वह अपने दोनों बच्चों को विकास को पकड़ा कर सो गई। विकास पूरी रात बच्चों को संभालता रहा। बीच बीच में कोमल को भी जगाता तो वह चिड़चिड़ा कर उठती और बच्चों को चुप कराने की कोशिश करती, क्योंकि अभी तक उनके दोनों बच्चों को सुधा जी ही संभालती आ रही थी। सुबह के 10 बज गए थे, सुधा जी अभी भी घर वापस नहीं आई। सुधा जी के न आने की वजह से आज विकास और कोमल ऑफिस नहीं जा सके, क्योंकि रात भर बच्चों को चुप कराने में दोनों ठीक से सो नहीं पाए। सुबह उठकर सुधा जी ही दोनों का टिफिन बनाती थी, लेकिन कोमल से यह सब होने वाला नहीं था, इसलिए दोनों ने छुट्टी ले ली और इंतजार करने लगे कि कब तुम्हारी माँ और उनको अच्छे से डांट लगाई जाए। इंतजार करते करते शाम के 4 बज गए। शाम के 4 बजे सुधा जी अपनी एक सहेली के साथ घर आती है। सुधा जी को देखकर ही बेटे बहू आग बबूला हो गए और बुरी तरह से चिल्लाते हुए बोले, अब आ रही हो? कहाँ थी रात भर? बिना बताए कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता था मेरी सहेली आने वाली है? इतना सारा खाना बनाना था, खाना बनाना ना पड़े इसलिए काम चोरी करके पता नहीं कहाँ चली गई थी। अगर तुमने अंधा से ऐसा किया तो समझ लेना घर से निकाल देंगे। वजह से आज हम दोनों ऑफिस भी नहीं गए। और हाँ, रसोई में कल के बर्तनों का ढेर लगा है, जल्दी से बर्तन को साफ करो, हम सबके लिए अच्छा सा खाना बनाएंगे। बच्चों को संभालने के चक्कर में मैं कुछ ढंग का खाना भी नहीं बना पाई हूँ। कल का
जो कुछ बच गया था वही हम दोनों खाया है। लेकिन कोमल अपनी बहू से कड़क आवाज़ में कहती है, क्यों बहू, कल का बासी खाना क्यों खाया? भगवान ने तुम्हें 2 हाथ पैर दिए हैं, ताज़ा खाना बनाकर खाती। मेरे राज में तो तुमने सुबह की रोटी शाम को नहीं खाई, तो अपने राज में किस बासी खाना कैसे खा लिया? और खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की तो। इतना कहकर वे अपने कमरे में चली गई। एक बैग निकालकर और अलमारी के सारे कपड़े अपने बैग में भरने लगी। अपनी माँ के तेवर देखकर बेटा बहू दोनों ही दंग रह गए कि जो माँ हमारी बात सुनकर चुप रह जाती थी, चुपचाप से घर के सारे काम करती थी, आज इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वह हमसे जमन लड़ा रही है, हमारे सामने अपना मुंह खोल रही है, क्योंकि उन्हें तो वही गिरगिरा वाली सुधा जी पसंद थी। बेटा बहू सुधा जी के कमरे में जाते हैं, उनको बैग में कपड़े लगाते हुए कहते हैं, अब तुम क्या कर रही हो? कपड़े लाकर कहाँ जा रही हो? कुछ बताओगी भी? ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि बताऊंगी, थोड़ा सब्र करो बेटा। अपना बैग पैक करके बाहर आकर अपनी सहेली को पकड़ाते हुए कहती है, बेटा मैंने एक निर्णय लिया है, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस घर को और तुम सब लोगों को छोड़कर पास के ही समाज सेवा केंद्र में जाकर रहूंगी। मैंने उधर सारी बात कर ली है, और जो मेरे साथ सहेली आई है ये समाज सेवा केंद्र में ही रहती है। हम दोनों शाम को ही मंदिर में मिलते थे, जहाँ पर हमारी दोस्ती हो गई। रेणुका अपनी बहू बेटों की सताई हुई थी, पिछले 2 साल से समाज सेवा केंद्र में ही काम कर रही है, जहाँ पर अचार पापड़ बनाने का काम किया जाता है। वहाँ पर अचार पापड़ का काम करके मैं महीने का आराम से 100,000 कमा लेती हूँ और पूरे स्वाभिमान के साथ रहती है। हाथ में अपनी कमाई के पैसे होने से बहू बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं, और न ही किसी के से अपनी छोटी मोटी ज़रूरत के लिए किसी भी प्रकार का उन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। हाँ, मैं भी अब आज से समाज सेवा केंद्र में ही रहूँगा और अचार के पापड़ बनाने का काम करूँगी। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा इस सोसाइटी में इतना नाम है और तुम अचार पापड़ बनाने का काम करोगी? पागल हो गई हो क्या? मेरी पूरी नाक कटवा दोगी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा बहू दोनों नौकरी करते हैं और उसकी माँ अचार पापड़ बनाने का काम करती है। अच्छा बेटा, मेरे अचार पापड़ बनाने से तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, लेकिन घर में माँ की दवाई ना लाने से तुम्हारी इज्जत नहीं घटती। माँ को घर की आया बनाने से तुम्हारी इज्जत नहीं घटती। माँ को घर की काम वाली बना कर रख दिया, उससे तुम्हारी इज्जत नहीं घटती। 101 लोगों का होटल की तरह माँ से खाना बनवाते थे, एक रसोइया बना कर रख दिया, तब तुम्हारी इज्जत नहीं घटती थी। आज तुम्हारी माँ अपने स्वाभिमान के लिए कुछ करना चाहती है तो तुम्हारी इज्जत घट रही है। बहुत हो गया, इतना काम मैंने तुम दोनों के लिए किया है, उसका अगर 10% भी मैं बाहर करूँगी तो मुझे उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे और आत्मसम्मान के साथ भी जी पाऊँगी। तुम्हारे लिए इतना करने के बाद भी मुझे क्या मिला? डर डर के रहना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम दोनों के आगे हाथ फैलाना। अपने लिए लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन मेरे लिए 100 रुपये की दवाई लाने में भी आनाकानी करते हो। बेटा बहू के साथ पर सुधा जी की बात सुनने के बाद एक भी शब्द बोलने के लिए नहीं था, चुपचाप भूत बनकर खड़े रह गए। सुधा जी अपना बैग उठाकर अपनी सहेलियों के साथ समाज सेवा केंद्र में चली गई, जहाँ पर वो अपनी ही उम्र की बहुत सारी औरतों के साथ अचार पापड़ बनाने का काम करने लगी। दिन में 2 से 3 घंटे अचार पापड़ बनाने का काम करती। सभी औरतों के साथ मिलकर काम करने से समय का पता ही नहीं चलता। आपस में सभी मिलजुल कर बातें करती रहती, साथ ही साथ उनकी महीने में 1,000 की कमाई भी हो जाती, जिससे वह अपनी दवाई और अपने थोड़े बहुत खर्चे की पूर्ति करती रहती। अब सुधा जी पूरी तरह से स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही है। दूसरी तरफ अपने बहू बेटे की ज़िंदगी में सुधा जी के जाने के बाद चाल आ गया, क्योंकि सुधा जी पूरे घर का काम संभालती थी, उनके दोनों बच्चों को देखती थी, तभी बहू बेटे सुकून के साथ ऑफिस जा पाते थे, रात में सो पाते थे। लेकिन जैसे ही सुधा जी घर से गई, दोनों में बच्चों पालने का लेकर आपस में झगड़ा होने लगा। 1 महीना भी नहीं बीता था कि कोमल को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि बच्चों को संभालने के लिए घर में कोई एक तो होनी चाहिए था। कोमल को अब एहसास होने लगा था कि घर में सुधा जी की क्या कीमत थी।
वह हम सबके लिए क्या काम करती थी। विकास को भी समझ आ गया था कि उसकी माँ ने घर की सारी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले रखा था, तभी हमारी गृहस्थी इतने अच्छे से चल रही थी। माँ के जाने के बाद हम दोनों ने महीनों में एक दिन भी ढंग से बात नहीं की। झगड़ा ही होता था, होता रहता है, कभी काम को लेकर तो कभी बच्चों को लेकर। आखिरकार दोनों निर्णय लेते हैं कि हम माँ को वापस लेकर आते हैं, अपने साथ रखेंगे, उनके हिसाब से रख लेंगे, उनसे माफ़ी मांग लेंगे, थोड़े बहुत इन्हें खर्च के लिए पैसे भी दे दिया करेंगे, लेकिन माँ को अपने साथ घर लेकर आएंगे। बहू बेटे भागे भागे समाज सेवा केंद्र पहुंचते हैं। उधर सुधा जी से दोनों माफ़ी मांगते और उनसे घर चलने का आग्रह करते हैं। पहले तो सुधा जी घर आने से साफ साफ इनकार कर देती है कि वह घर नहीं जाना चाहती है, जहाँ पर ना तो उनकी इज्जत है और ना ही ज़रूरत ख्याल रखा जाता है। वह समाज सेवा केंद्र में बहुत ही खुशी और स्वाभिमान के साथ रह रही है, और अब बुढ़ापे पर वह अपने स्वाभिमान के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहती है। माँ और घर चलो, आपकी शर्तों पर ही आपको घर में रखेंगे। मैंने घर में 2 कामवाली लगा दी है, एक खाना बनाने के लिए और एक घर की साफ सफाई बर्तन धोने के लिए। आपके आने के बाद हमें महसूस हुआ कि आपकी वजह से घर घर था। बच्चों की तरह से हम पूरी तरह से बेफिक्र थे, कोई चिंता नहीं थी, आराम से दोनों नौकरी कर पा रहे थे। बस आपको अपने बच्चों के साथ रहना है। नाती पोतों के दादी की ज़रूरत है, दादी के लाड प्यार की ज़रूरत है। सुधा जी कहती है, मेरी एक शर्त है, मैं समाज सेवा केंद्र के अचार पापड़ का काम नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम लोगों को मंजूर हो तो बताओ, क्योंकि अब मैं तुम लोगों के ऊपर पूरी तरह से आश्रित नहीं रहना चाहती। मेरे साथ में पैसे रहेंगे जो मेरे बुढ़ापे पर काम आएंगे, और मैं तुम्हारे घर कोई काम नहीं करूंगी। सिर्फ मैं अपने नाती पोतों के लिए घर वापस आ रही हूँ। ठीक है माँ, आप जैसे चाहती है वैसे कर लेना, पर घर वापस चलो। सुधा जी अपने घर वापस आ गई और मन ही मन खुश हो रही है कि चलो उनके बहू बेटों की को वह सबक तो सिखा सकी। अगर वह अपनी सहेली की बात नहीं मानती तो शायद आज अपने बेटे बहू को कभी सबक नहीं मिल पाती। बहू बेटों को कभी एहसास ही नहीं हो पाता कि वह घर में क्या करती है। सुधा जी के घर आने के बाद बहू बेटे अब उनसे बहुत ही इज्जत के साथ पेश आते, उनकी हर छोटी मोटी ज़रूरत का ख्याल रखते। घर में कोई भी काम सुधा जी अब नहीं करती और आराम से रहती और अपने नाती पोतों को खिलाती, और बुढ़ापे पर इससे ज़्यादा माता पिता को क्या चाहिए। थोड़ी ही इज्जत और अपनों का प्यार। दोस्तों, इस कहानी से